नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या प्रधान। आज जो खबर है वो मैं वही टिकटॉक की खबर लेकर आया हूं। खबर वही है कि आखिरकार टिकट कब मिलेंगे और किसका फाइनल होगा। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। राजनीति में जब बात निकलती है तो दूर तलक नहीं, बहुत दूर तलक चली जाती है। लेकिन इन सबके बीच में अफवाहें भी जमकर निकलती है और उन अफवाहों पर विराम भी नहीं लग पाते। एक और माध्यम हो चला है, वो है ट्विटर। ट्विटर के माध्यम से भी कई बार ऐसे पोस्ट भी कर दिए जाते हैं कि वो चर्चाओं में आ जाते हैं और ऐसे चर्चाओं में आते हैं कि उन्हें लेकर कई तरीके की गॉसिप शुरू होती है और ये दलील दे दी जाती है कि जब धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी, और आग और धुआं दोनों का उदाहरण भी दे दिया जाता है। तो ऐसे में अर्ध सत्य सत्य नजर आने लगता है या फिर पूरी तरह से झूठ को अर्ध सत्य बनाकर भी कई बार पेश कर दिया जाता है। चीजें बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें कई बार सच्चाई भी होती है और कई बार वो चीजें सच भी नहीं होती। लेकिन राजनीति है, दिन रात समीकरण बदलते रहते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार बदलते हैं और नियमित तौर पर बदलते हैं और हर घड़ी बदलते हैं। तो इस वक्त हर किसी की निगाह है कि क्या वो 39 नाम बिल्कुल सही थे या फिर 39 नामों पर मोहर लगा दी गई थी। इन पर आज आखिरकार विराम कैसे लगा है, और विराम लगने के साथ ही क्या नए सिरे से चर्चा शुरू की जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी में जो ग्रुप बनाए गए हैं, ए, बी ग्रुप या सी ग्रुप, उन ग्रुपों में आपस में तारतम्य कमाल का है या फिर तारतम्य है ही नहीं, या फिर सभी एक दूसरे को बड़ा बनाने की जुगत में है। चर्चाएं कई तरीके की हो सकती हैं, क्योंकि चर्चाओं से परे भी भारतीय जनता पार्टी स्वयं को एकजुट होना करार देती है। हालांकि इन सबके बीच में कल जो अशोक गहलोत ने एक बात कही जातिगत जनगणना की, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात कही। लेकिन उन सबके बीच में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जातिगत जनगणना अलग की चीज है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार कौन सी ऐसी जातियां हैं जो चाहती हैं कि जातिगत जनगणना हो। हालांकि उन जातियों के वोट बैंक को जोड़कर देखा जा सकता है, लेकिन जो छोटी जातियां हैं उनके भी संयुक्त वोट बैंक को जोड़कर देखे जाने से इनकार नहीं किया जा सकता। वो बातें बाद की है, लेकिन उन सब के अलावा बात महत्वपूर्ण यह है कि आखिरकार क्या 39 टिकट वाली बात बिल्कुल सही है या गलत। तो जब अरुण सिंह से बातचीत की गई तो अरुण सिंह ने आज इस बात को अफवाह करार दे दिया। और अरुण सिंह जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनके द्वारा इसे अफवाह करार दिया जाना यानी कि कुछ ना कुछ बात तो है। क्योंकि वो जो बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार क्लास चली थी और प्रहलाद जोशी ने भी क्लास लगाई थी। हालांकि मैं यहां पर लीडर्स के नाम नहीं लूंगा कि किसकी किस तरीके से क्लास लगी, क्लास कहा जाए या फिर कहा जाए नसीहत दी गई। विशुद्ध भाषा में इसे नसीहत कहा जा सकता है या फिर विशुद्ध भाषा में इसे कहा जा सकता है कि रास्ता दिखाया गया कि किस रास्ते से चला जा सकता है। लेकिन आखिरकार अरुण सिंह को यह बयान देना पड़ा और इस बयान के बाद भी उन्होंने एक बात कही कि केंद्रीय चुनाव समिति के बाद ही, बैठक के बाद ही टिकट फाइनल होंगे। तो आखिरकार ऐसे कौन से टिकट हैं जिन्हें लेकर इस वक्त रिव्यू किया जा रहा है, या फिर कहा जाए तो उन टिकटों को लेकर, उन नामों को लेकर मंथन का दौर फिर से शुरू हो गया है, या फिर कहा जाए तो कुछ लोगों ने वीटो लगाई है, या फिर कहा जाए तो कहीं पर जातिगत गणित ऐसी भी निकल कर आई है किसी किसी क्षेत्र में कि मिसाल के तौर पर 60 से 70 और 73 हजार तक जाटों की संख्या है और जाटों की संख्या के परे किसी दूसरी जाति को दे दिया गया है, या कहीं पर राजपूतों की संख्या ज्यादा है तो वहां राजपूत को नहीं दिया गया है। इस तरीके की बात भी निकल कर आती है, तो वो भी दूर तलक जाती है। तो मंथन किस तरीके से किया गया होगा, बातचीत किस तरीके से की गई होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन आखिरकार जब रिव्यू होगा तो रिव्यू किस तरीके से होगा और रिव्यू होने के बाद घोषणा कब होगी। अब घोषणा को लेकर नई चर्चा चल निकली है कि नवरात्र में ही घोषणा होगी, लेकिन पहली लिस्ट तैयार है। क्योंकि जब बीएल संतोष यहां से आकर गए और उसके बाद जब प्रदेश के तमाम नेता लगातार साथ बैठ रहे हैं और गुप्त स्थान पर बैठ रहे हैं, एक बार नहीं नियमित तौर पर बैठ रहे हैं, सरदार अजयपाल सिंह के फार्म हाउस पर भी लंबी मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद कई चीजें तय भी की जाती है।
महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिरकार उनमें से नाम कौन कौन से कटेंगे, क्योंकि यहां पर यदि मैं नामों का जिक्र करूंगा तो फिर बवाल बचेगा, क्योंकि नामों को लेकर तो कई नामों को लेकर बातें भी है, कई नामों को लेकर गणित यह भी बताई गई है कि यहां पर गणित गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे कौन से नाम होंगे जो कटेंगे, या फिर जो अभी सपना देख रहे हैं कि उन्हें टिकट मिल गया, या फिर ऐसी भी स्थितियां हैं कि जिन्हें टिकट मिल रहा है उनके प्रतिद्वंदियों ने मिठाई भी बांट दी कि यदि ये मेरे सामने आते हैं तो मैं जीत जाऊंगा। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी ने अगर सोचा होगा उसे जीतने के लिए तो उन्होंने भी मिठाई की तैयारी कर रखी होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जेपी नड्डा का राजस्थान में आना, जो राजस्थान आ रहे हैं और संभाग स्तर की बैठक लेंगे, और संभाग स्तर की बैठक यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष ले तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस कदर है, या फिर यह भी सोच सकते हैं यदि दूसरे लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल भी ढील नहीं बरत रही। उनके पास फीडबैक है, उसी फीडबैक के आधार पर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी संभाग के स्तर की बैठक लेनी पड़ रही है। तो या यह भी कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही संभाग स्तर की बैठक ले सकते हैं तो आम कार्यकर्ता बूथ पर जाकर एक्टिव क्यों नहीं हो सकता। इन सब में बातें बहुत सारी है, बातें तो जोधपुर की भी निकल कर आती है। जोधपुर की एक महत्वपूर्ण बैठक जो चर्चाओं में रही, बातें वो भी निकल कर आ सकती है कि संगठन में किसे महत्वपूर्ण पद दे दिया गया है या किसे अपने पद से परे काम नहीं करने की नसीहत दे दी गई है। बातें ये भी है कि क्या दावेदारों से मिलने जुलने का क्रम कहीं बंद कमरे में तो नहीं हो रहा, या सार्वजनिक तौर पर ही उनसे बायोडाटा लिए जा रहे हैं। हालांकि तमाम जो लीडर्स हैं वो सार्वजनिक तौर पर ही बायोडाटा ले रहे हैं। ओम प्रकाश माथुर भी जयपुर आए, कल सुबह वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली, लेकिन ओम प्रकाश माथुर ने भी सार्वजनिक तौर पर ही बायोडाटा लिए और आखिरकार उन्होंने भी जवाब यही दिया कि सब कुछ फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी, आप बायोडाटा दे दीजिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। तो वहीं वसुंधरा राजे के घर पर भी 13 नंबर सिविल लाइंस पर, हालांकि वो दिल्ली है, उनके घर पर भी जमावड़ा लगातार बना रहता है। सीपी जोशी के घर पर सुबह से ही लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वहीं राजेंद्र राठौड़ से लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल और सतीश पूनिया का रानी सती निवास स्थल लगातार लोग जाते हैं आते हैं। और इन सब के अलावा सेवा सदन में भी आने जाने वालों की इन दिनों कमी नहीं है, जो कि आरएसएस के प्रचारक वहां बैठते हैं, भले ही वो टिकट दिलवा पाए या ना दिलवा पाए, या फिर वो महज एक सलाह भी दे सकते हैं, यह अलग बात है। लेकिन टिकट के दावेदार अभी भी किंग कर्तव्य विमूढ़ से नजर आते हैं, क्योंकि इन सब में अभी एक गुपचुप रिपोर्ट और तैयार कर रहे हैं, वो है प्रहलाद जोशी, जिनकी गुपचुप रिपोर्ट जो तैयार की गई उसके आधार पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्लास लगाई थी और वो रिपोर्ट सामने टेबल पर थी। अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि आखिरकार नवरात्र में ही लिस्ट जारी होगी या फिर नवरात्र से पहले होगी, क्योंकि कल धर्मेंद्र प्रधान आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान की पार्टी में क्या पोजीशन है आप अच्छे तरीके से जानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान और सुनील बंसल ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें जोड़कर देखा जाता है कि आगामी दिनों में इनका कद और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो धर्मेंद्र प्रधान सरीखे नेता का राजस्थान में आना, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का संभाग स्तर की बैठक लेना, आप अंदाज लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किस कदर है। लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर कौन ऐसे बड़े पदाधिकारी बैठेंगे जो कभी ओंकार सिंह लखावत के रूप में या दूसरे लीडर्स के रूप में बैठा करते थे और जब नाराज लोगों की भीड़ आती थी तो उनकी बात सुनकर बताते भी थे। क्योंकि इस वक्त कई लोग नाराजगी जाहिर भी करने आ रहे हैं, तो कई लोग बड़े कंफ्यूजन में आते हैं और सुबह से शाम तक कुर्सी लगाकर बैठकर चले जाते हैं कि आखिरकार किससे मिला जाए और किसको अपनी बात कही जाए, या फिर कौन उन्हें समझा बुझाकर वापस से रवाना करेगा। तो उम्मीद है कि आगामी दिनों में यह भी देखने को मिल सकता है कि कोई बड़े पदाधिकारी एकजुट होकर बैठे और बैठने के बाद लोगों की टीम से मुलाकात करके उन्हें रवाना करते जाएं। क्योंकि सुबह से शाम तक एक घर से दूसरे घर पर जाना और टिकट की दावेदारी करना और भीड़ का जुटना कई तरीके से लोगों को परेशान भी कर सकता है, क्योंकि इंतजार उन्हें टिकट को लेकर है। लेकिन दूसरी तरफ एक खेमा यह भी कहता है कि जब इतनी बड़ी भीड़ आती है तो भीड़ इसलिए भी आती है कि जब सत्ता में कोई पार्टी आ रही होती है तो भीड़ भी उसी अंदाज में आती है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी दलील ये देती है कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये भीड़ जो है वो टिकट मांगने वालों की है, दोनों पार्टियों में आती है, या फिर कहा जा सकता है कि असंतोष की भी भीड़ है।
या फिर हो सकता है कि कांग्रेस में भी टिकटॉक की जब सूची आए तो इसी अंदाज में भीड़ आए। लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे की तरफ देख रही है, एक दूसरे के शहमात की खेल को जानना भी चाहती है और यह भी जानना चाहती है कि कौन से नेता किस पोजीशन में है, दमदार अभी कौन है। क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत दमदार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक लीडर दमदार है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, जो सभी नेता एक साथ लगे हुए हैं। लेकिन क्या इन सभी नेताओं में आपसी तौर पर एकजुटता है, या सभी रोजाना नियमित तौर पर एक साथ बैठते हैं, या ऑडियो माध्यम के जरिए इनका संवाद होता है, या फिर आलाकमान से नियमित तौर पर इनसे फीडबैक भी लिया जाता है। अब इंतजार इसी बात को लेकर होगा कि आखिरकार टिकटॉक की घोषणा में किसकी कितनी चलती है, क्योंकि यदि गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं तो वो भी चाहेंगे कि जोधपुर से विनिंग कैंडिडेट को वो लेकर आए, तो वसुंधरा राजे भी एक पूरे क्षेत्र में चाहेंगी कि वो भी लेकर आए। तो वहीं पर राजेंद्र राठौड़ भी चाहेंगे कि वो भी अपने विनिंग कैंडिडेट लेकर आए। तो ओम प्रकाश माथुर से लेकर सतीश पूनिया और अर्जुन मेघवाल से लेकर दूसरे लीडर भी चाहेंगे, और सह प्रभारी और प्रभारी भी चाहेंगे कि वो भी अच्छे तरीके से जानते हैं कौन जिताऊ है। लेकिन तय सब कुछ आलाकमान को करता है, और कई बार ऐसी स्थितियां भी आती है कि जब कॉमन नाम सभी के सामने होता है तो इसमें कोई किसी तरीके का विवाद नहीं होता। अब इंतजार इसी बात को लेकर है कि क्या वो 39 से लेकर 40-50 तक जो नाम चल रहे हैं वो सच निकलते हैं या नहीं, क्योंकि अरुण सिंह का आज का बयान काफी कुछ बयां कर गया। मैं फिर से किसी नए मुद्दे के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।